कई बार परिवर्तन लाने में पूरा जीवन बीत जाता है तो कभी एक छोटी सी चीज़ बड़ा परिवर्तन ले आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। उस एक तमाचे ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। हेलो मैम, मेरा नाम वनीता है। मैंने आपकी पत्रिका के लिए एक कहानी सपने भेजी थी। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? सपने, जी हाँ, वो कहानी। एक मिनट। सॉरी वनीता जी, हम आपकी कहानी नहीं छाप सकते। पर क्यों मैम, फिर से रिजेक्ट हो गई मेरी कहानी? मैम, मैंने अपनी कहानी में एक सामाजिक मुद्दे से प्रेरित है। मैम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी कहानी आपकी पत्रिका का हिस्सा बने। देखिए विनीता जी, दरअसल हम इस तरह की कहानी पहले भी छाप चुके हैं। आप अच्छा लिखती हैं, आपकी आसपास इतनी चीज़ें होती हैं और घटित भी होती हैं जिस पर एक अच्छी सी कहानी गढ़ सकती है। इसीलिए राइट समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा जो पाठकों को बांध सके। यू आर अ गुड राइटर वनीता जी, सो राइट समथिंग इनोवेटिव एंड इंस्पिरेटिव। मैं जानती थी कि मेरा जवाब उन्हें मायूस कर देगा, पर जवाब तो देना ही था। ओके मैम, शायद मेरी ये कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, पर मैं कुछ और डिफरेंट लिखने की कोशिश करूँगी। पर मैम, आपसे एक विनती है, हो सके तो एक बार थोड़ा समय निकाल कर इम्तिहान से आप मेरी कहानी दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। मैंने बहुत मन और जज्बातों से लिखी है, प्लीज़ मैम। जी ज़रूर, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। वनीता जी की विनती भरी आवाज़ से मेरा हृदय कुछ विचलित हो गया। उनका अपनी कहानी पर विश्वास और आत्मविश्वास मुझे उनकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं मैंने या हमारी टीम ने उनकी कहानी को रिजेक्ट करने में कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। एक बार दोबारा उनकी कहानी को पढ़ने की उत्सुकता में मैंने ऑफिस से जल्दी अपने सभी काम खत्म किए। काम खत्म करते करते शाम घिर गई थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश होने लगी थी। सुबह से ही ठंडी तेज हवाओं के साथ बादल आसमान में डेरा जमाए हुए बैठे थे, पर बरसने का समय उन्हें अब मिला था। मौसम अत्यंत खुशनुमा हो गया था। मैंने अत्यंत गर्व के साथ अपनी कार की चाबी और अपना लैपटॉप उठाकर कांता भाई को फ़ोन किया। हेलो, हाँ कांता भाई, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। आप बस वो मेरे वाली ब्लैक कॉफ़ी तैयार रखना। घर पहुंचकर फ्रेश होकर मैंने बालकनी में बैठ गई। सामने ढलता सूरज समुद्र के आगोश में समाता हुआ अत्यंत खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं और लहरों का तालमेल मेरी सारी थकान मिटा रहे थे। भाभी, आपकी कॉफ़ी यहीं टेबल पर रख दो, कांताबाई उनसे कहकर मैं अपना लैपटॉप खोलने में मशहूर हो गई। प्रशांत टूट पर गए थे और बच्चे दूसरे शहरों में अपनी अपनी नौकरियां में खुश और व्यस्त थे, अर्थात मेरे एकांत में बिंद डालने वाला कोई नहीं था। मैंने कुतूहल बस लैपटॉप में विनीता जी की कहानी दोबारा पढ़ना शुरू कर दी। कहानी की शुरुआत अत्यंत साधारण सी थी, किंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी मैं उसमें खोती चली गई। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कहानी की मुख्य किरदार नंदनी नहीं, मैं हूँ, और वो कहानी मेरा संघर्ष भरा अतीत। कहानी में नंदनी जिस तरह अपने अस्तित्व और अपने सपनों के लिए लड़ती है, मैं भी तो ऐसे ही लड़ी थी, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नंदनी एक लेखिका बनाना चाहती थी। उसने शरद से प्रेम विवाह किया, किंतु उसके पुरुष प्रधान बेहद रूढ़िवादी ससुराल वाले ने उसके सभी सपने पैरों तले कुचल दिए। मेरे भी तो ऐसे ही सपने बेरहमी से कुचले गए थे। ये सोचते हुए मेरी आंखों नम होने लगी और कब मैं कहानी में खोई, मैं अपने अतीत की गलियों में भटकने लगी। मुझे आभास नहीं हुआ। लेखिका बनना मेरा बचपन सा सपना था। एक लेखक अपने शब्दों की कल्पना से अकल्पनीय विचारों के सागर में हिलोरे भरता है। मुझे भी शब्दों की खूबसूरती कुछ कहानियों और कविताओं में पिरोना बहुत प्रिय था। अक्सर जो भावनाएं हम मुंह से बोलकर व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, शब्दों के माध्यम से हम उसे व्यक्त कर अपने हृदय को सुकून देते हैं। हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय था और इसी में मैंने बीए किया। माँ बाप भी अत्यंत खुले विचारों वाले थे। उनके लिए भी मेरा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना विवाह करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अतः माँ बापा मेरे विवाह को लेकर निश्चिंत थे। पर हमारे समाज में एक कुमारी लड़की भले ही अपने माँ बापा के बोझ ना हो, किंतु वो समाज और रिश्तेदारों की आंखों में खटकने लगती है। देहरादून वाली बुआ अक्सर माँ को कहती, भाभी छोरी को इतना पढ़ाओगी तो अच्छा छोरा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत हो चुकी अब पढ़ाई चढ़ाई, अब उम्र हो रही है, अब इसकी शादी हाथ पीले कर दो। देखो भाभी, एक बार जो उम्र बीत गई तो कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलेगा।
हो जाएगा जीजी, हाथ भी पीले हो जाएंगे। बस पढ़ाई के 1-2 साल बचे हैं, फिर करेंगे धूमधाम से रागिनी की शादी। माँ का उत्तर सुन बुआ उन्हें 1-2 बात सुनाती और मन मसोच कर फ़ोन रख देती। माँ हमेशा मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती और पापा मुझे मेरी लेखनी को पत्रिकाओं के माध्यम से दुनिया से परिचित करवाने के लिए प्रोत्साहित करते। इसी बीच मैंने एमबीए में दाखिला ले लिया। कॉलेज थोड़ा दूर होने के कारण पापा ने वो दूरी भी कम कर दी। कार चलाना सिखाकर एक नई कार दिलवा दी। मेरे दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। इसी उड़ान में मेरा साथी था प्रशांत। कॉलेज में ही हमारी दोस्ती हुई और फिर कब उस दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया हमें आभास भी नहीं हुआ। प्रशांत देखने में जितना खूबसूरत और आकर्षक था, उसके विचार उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और सुलझे हुए थे। रागिनी देखो, इस पत्रिका में कहानी प्रतियोगिता आई है, तुम एक अच्छी सी कहानी लिखकर भेज दो। मुझे यकीन है तुम्हारी कहानी जरूर चयनित होकर इसमें छपेगी। भाई आखिर तुम लेखक लोगों का हुनर होता है अपने शब्दों से काल्पनिक को काल्पनिक में परिवर्तित कर लोगों को सचित्र की सैर कराने का। वो बोलता जा रहा था और मैं अपलक उसे निहार रही थी। प्रशांत, तुम शादी के बाद भी मेरा ऐसे ही साथ दोगे ना? मेरे सपनों का उड़ान भरने में मेरे साथी बनोगे ना? रागिनी, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और फिर जब मैं अपने सपनों जीना चाहता हूँ, उनमें खूबसूरत रंग भरना चाहता हूँ, तो तुम्हारे सपनों को बेरंग करने का गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने बड़े ही प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में रख के ये बात बोली। तो मुझे तो मानो मेरी दुनिया ही मिल गई। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गया, मैंने हमारी शादी के लिए बाबूजी को भी राजी कर लिया। बस अब जल्दी ही तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान में थी और मेरे सपने इंद्रधनुष में विचरण करने लगे थे। भाभी भाभी, आप अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी? भैया ने लैंडलाइन पर फ़ोन कर आपसे बात करवाने को कहा है। कांताबाई की बात से मैं उस कहानी की दुनिया से बाहर यथार्थ के धरातल पर वापसी आ गई। मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसमें प्रशांत की 5 मिस्ड कॉल थी। प्रशांत और मेरा पति पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। हमने हमेशा एक दूसरे पर अपनी इच्छाओं को थोपने की जगह एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया। हमारे बीच के प्रगाढ़ प्रेम की यही मजबूत की नींव थी। हेलो प्रशांत, क्या हुआ जो इतनी सारी मिस्ड कॉल कर दी? प्रशांत को फ़ोन कर मैंने कहा, अरे यार, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। न्यूज़ में लगातार मुंबई में ज़ोर से बारिश की न्यूज़ आ रही थी, बस इसीलिए। डोंट वरी प्रशांत, मैं घर पर ही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। अच्छा चलो, अपना ध्यान रखना। यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, रखता हूँ। लव यू रागिनी, गुड नाइट। गुड नाइट एंड लव यू टू प्रशांत। प्रशांत का यही प्रेम मेरी ताकत है। उसका निश्चल प्रेम मुझे अतीत की सभी करवाहट भुला देता है। मैंने कहानी पुनः पढ़ी शुरू की। परिवार की सहमति से नंदिनी और सरस से विवाह कर लिया। दोनों स्वर्गलोक में विचरण करने लगे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। सरस के घर का परिवेश रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के साथ तानाशाह भी था। बदले जमाने बदलती सोच के बीच में आज भी काफ़ी परिवार और उनकी सोच है जो ना बदलाव देखते हैं और ना बदलाव चाहते हैं। वो तो बस लकीर के फरीर बने बैठे हैं। दुनिया चाहे चांद पर पहुंच गए, पर वो लोग अभी भी अपनी झूठी खोखली शाह में जी रहे हैं। सरस का परिवार भी उन्हीं में से एक था। उसके परिवार में स्त्रियों का स्थान केवल चूल्हे चौके तक सीमित था। सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने का कोई हक नहीं था। सरस के बाबूजी का एकमात्र राज था, पर सरस नंदिनी का पूरा साथ देता। जब कभी भी नंदिनी उदास होने लगती तो वो बड़े प्रेम से उसे कहता, नंदिनी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सरस के प्रेम की छाव में वो मुस्कुराते हुए ससुराल में समझ से बैठाने की कोशिश करने लगती, किंतु समय के साथ साथ अब उसका दम घुटने लगा था। उसका अस्तित्व और उसके सपने सब खत्म हो रहे थे। कहाँ वो विवाह से पहले एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ती रहती। लैपटॉप और गाड़ी उसके दोस्त थे, पर यहाँ ससुराल में लैपटॉप और गाड़ी तो बाबूजी ने पहले दिन से ही ये कहकर औरतों की शोभा घर का काम होता है। जो लैपटॉप पास में होगा तो ये औरतें बिगड़ जाएगी, ना जाने क्या क्या होता है इसमें। और गाड़ी चलाना औरतों का नहीं पुरुषों का ही शोभा देता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ये सब कहकर उसके दोनों दोस्त उसका लैपटॉप और गाड़ी उन्होंने अपने पास जब्त कर लिए थे और वो एक
मूर्ख दर्शक बनी सब कुछ देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पंख काट दिए हैं। वो भीतर ही भीतर छटपटाने लगी। सरस भी डर के कारण अपने बाबूजी समक्ष कुछ न बोला पाया। उसके सारे सपने बड़े बेरहमी से बाबूजी ने पैरों तले कुचल दिए थे। उसके द्वारा की गई हर कोशिश बेकार जाती और उसे सिर्फ निराशा मिलती। उसके भीतर का लेखक अब फड़फड़ाने लगा था। वो कहते हैं ना, लाख रोक लो पर नाचते वाले के पैर नहीं रुक सकते। और लिखने वाले की कलम वो अब चोरी चोरी लेखक का कुछ अंश अपने फ़ोन या फिर डाक के माध्यम से पूरी करने लगी। अब उसके भीतर बाबूजी के डर और उसके अस्तित्व और सपनों में जंग होने लगी। कभी भी डर का पल्ला भारी होता तो कभी सपनों का इसी जदोजहद में वक्त बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह बाबूजी के गुस्से भरी कर्कश आवाज़, नंदनी नीचे आओ। पूरा घर कांप गया। नंदनी को हिंदी साहित्य लेखक में योगदान के लिए हिंदी लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था और उसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। बाबूजी का पुरुष अहम ये कतई स्वीकार नहीं कर पाया कि उनकी आज्ञाकारी अवहेलना हुई। उनके घर की एक औरतों का सम्मान दिया जा रहा था। कितनी स्वार्थी सोच थी उनकी। उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। बाबूजी क्रोधित होकर बोले, नंदनी, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इस तस्वीर ने आज हमारी मुंह पर तमाचा मारा, हमारी इज्जत पर तमाचा मारा है। किसकी इजाज़त से अपना लेखक सहित भेजती थी तुम? बाबूजी, वो इसमें नंदनी का कोई दोष नहीं, मैं भेजता था उसका लिखा लेखक सहित। बाबूजी, लेखक नंदनी की सांसों में बसता है। और काँपते काँपते बाबूजी की बात को बीच में काट कर जैसे ही सरस बोला, उनका क्रोध नियंत्रित से बाहर हो गया। उस दिन अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़कर उन्होंने एक जोरदार तमाचा सरस के मुंह पर लगा दिया। उस तमाचे की गूंज से थर थर काँपती नंदनी वहीं जरबत हो गई, पसीने पसीने हो गई थी। वो उसकी आंखों की सक्षम अधूरा छा गया था। विनीत जी की कहानी पढ़ते पढ़ते कानों में भी वर्षों पुराने प्रशांत को लगे उस तमाचे की गूंज गूंजते लगे। मेरी आंखों के समक्ष अंधेरा सा छाने लगा। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरा अतीत मेरा आंखों के सक्षम घूमने लगा। बस प्रशांत के बाबूजी, बस बहुत हो गया। आज इस तमाचे की गूंज एक तूफान लेकर आई है। आज अपने प्रशांत को नहीं, मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, मेरी परवरिश को तमाचा मारा है। औरतों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना मैंने प्रशांत को सिखाया था। मैंने इसे सिखाया था कि औरत के भीतर भी प्राण होते हैं, जिसमें संवेदना और सपने पलते हैं, और उन सपनों को पूरा करना कोई गुनाह तो नहीं। अरे पति पत्नी को तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, एक दूसरे का सम्मान पर टिका होता है। खैर, आप क्या समझोगे इस प्रेम को? आज तक इस परिवार के पुरुषों ने औरतों को सदा पैर की जूती समझता है। कभी भी उन्हें वो मान सम्मान और खुशी नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। अम्मा जी भी यही सहते सहते चली गई और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी, पर रागिनी के साथ ये सब अन्याय नहीं होने दूंगी। मेरे सपने तो अपने आप पैरों तले कुचल दिए, पर रागिनी अपने सपनों जिएगी भी और उन्हें पूरा भी करेगी। आज भी अगर मैं चुप रहती तो रागिनी का अस्तित्व, उसके सपनों, उसका आत्मसम्मान सदा के लिए उसके क्रोध के बलि चढ़ जाते। आखिर क्या गुनाह किया है रागिनी ने? अरे हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे परिवार की बहू ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक अंधा खोखला अहंकार बरसता है। बस अब बहुत हो गया प्रशांत के बाबूजी। रागिनी और प्रशांत अब यहाँ नहीं रहेगी। रागिनी, ये लो अपना लैपटॉप और अपनी गाड़ी की चाबी और पूरा करो अपने सपने और सार्थक करो अपना जीवन। प्रशांत, जाओ, ले जा इसे इस पिंजरे से निकाल कर और अपने पंख पसार कर उड़ने दे इसे खुले आसमान में। उस दिन ये कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के उसके भीतर का वर्षों पुराना ज्वालामुखी फटा था। माँ के इस अप्रत्याशित रूप से बाबूजी का अहम चूर चूर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक जोरदार तूफान के बाद शांति छा गई हो। रागिनी, चलो, ये कहकर प्रशांत मुझे मुंबई ले आया। उस हादसे का मानसिक तनाव मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं गहरे अवसाद में थी। प्रशांत के प्रेम की गहराई, उसका अपनापन, उसका साथ मुझे उस अवसाद से बाहर खींच लाया। प्रशांत के अथाह प्रेम और निष्ठा ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, वरना हमेशा मुझे सहलाया और संभालना था। माँ के भी अक्सर फ़ोन आते और वो गर्व के साथ मुझे ढेरे आशीर्वाद देती। आज मैं अपने सपने जी रही हूँ। मेरा भी एक अस्तित्व है, एक सफल पत्रिका की मुख्य
संपादक के रूप में बिल्कुल कहानी की नायिका नंदिनी की तरह कई बार परिवर्तन लाने में पूरा जीवन बीत जाता है, तो कभी एक छोटी सी चीज़ बड़ा परिवर्तन ले आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक तमाचे ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। कहानी पढ़कर एक अजीब सी शांति थी मेरे मन में। मैंने तुरंत विनीता जी को ईमेल किया, विनीता जी, आपकी कहानी मैंने दोबारा पढ़ी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने अपनी टीम को भी आपकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहूँगी। अगर सफलता इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य मिलेगी। अपनी आशा को निराशा में कभी परिवर्तित मत होने दीजिएगा। असफलता के कारण कभी सपने अपने की बलि मत दीजिएगा। एक दिन वो ज़रूर पूरे होंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।